हेलो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सभी सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबसे डिमांडिंग टॉपिक, ट्रक ड्राइवर की बिल्कुल खौफनाक और डरावनी कहानी। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह खौफनाक कहानियां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मिश्रा है और मैं हजारीबाग का रहने वाला हूं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मैं करीबन 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इस समय मेरी उम्र 55 साल है। मैं हजारीबाग में अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूं। मेरी पत्नी आशा और मेरे 4 बच्चे साथ में रहते हैं। मैं रात भर ट्रक चलाता हूं और दिन में अपने परिवार के साथ वक्त बिताता हूं। लेकिन कभी कभी जब काम बहुत ही ज्यादा होता है तब मैं 10-15 दिन बाद भी अपने घर नहीं आ पाता। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है और फिर जब मेरे सर पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो मैंने ट्रक ड्राइवर का ही काम चुना। तब से लेकर ट्रक चला रहा हूं और मुझे आशीष जी की कहानियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब मैं रात के वक्त ट्रक चलाता हूं तो मैं आशीष जी की कहानियां अपने ट्रक में चलाकर पूरी रात सुनता हूं। मेरा सफर कब पार हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो आज मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आशीष जी को अपने साथ घटी खौफनाक घटनाओं को शेयर करूं जो मेरे साथ इतने सालों में घटी हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह किस्सा काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं एक एक भूतिया घटना आप सभी को बताऊंगा जो मेरे साथ ट्रक ड्राइवर के टाइम हुआ था। ऐसे तो बहुत सारे खौफनाक किस्से हैं, लेकिन जो पहला किस्सा मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन का सबसे खतरनाक अनुभव था। ये बात 4 अप्रैल 2003 की है, जब मुझे हजारीबाग से धनबाद जाना था। उस रात काफी ज्यादा ठंड थी और रात के वक्त कोहरा भी काफी ज्यादा छाया हुआ था और समय मेरा एक हेल्पर था जिसका नाम राजू था। ट्रक में मैं और मेरा हेल्पर बस यही दोनों थे और हम माल को लोड करके धनबाद की ओर निकल पड़े। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रक ड्राइवर ट्रक में ही अपने से खाना पीना बना लेते हैं और मेरी सबसे बुरी आदत यह थी कि मैं ट्रक चलाते वक्त थोड़ी सी शराब जरूर पी लेता था। तो जब हम ट्रक में माल लोड करके धनबाद जा रहे थे तो रास्ते में काफी ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ट्रक के अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए मैंने खिड़की का शीशा ऊपर कर लिया। जब हम धनबाद जा रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए। मुझे वह शॉर्टकट रास्ता पता था, लेकिन मैं पहले कभी उस रास्ते से नहीं गया था और उस रास्ते में बिल्कुल घना जंगल पड़ता था, लेकिन हम उस रास्ते से धनबाद जल्दी पहुंच सकते थे। मैंने कई लोगों से बात सुनी थी कि उस जंगल में एक डायन का साया है और वहां आने जाने वाले मुसाफिरों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। लेकिन मुझे इन सभी बातों पर विश्वास नहीं था, तो मैंने अब उसी रास्ते से जाने का फैसला कर लिया। मेरे हेल्पर राजू की अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह हमेशा मुझसे यही कहता, मालिक कोई लड़की हो तो मेरे लिए जरूर बताना। तो बस उसे हंसकर यही कहता, अरे बेटा अभी काम धंधा कर, जीवन में पैसे कमा, शादी तो तेरी चुटकियों में हो जाएगी। लेकिन वह बोलता, मालिक मैं 25 साल का हो गया हूं और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मुझे अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा। मैं जानता था कि वह जवान हो चुका है और उसको भी वही सब कुछ करने का मन करता है जो शादीशुदा जोड़े आपस में करते हैं। फिर हम दोनों इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक रास्ते में नील गाय आ गई और उसको बचाने के चक्कर में मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरी ट्रक एक बड़े से बरगद के पेड़ पर जाकर टकरा गई। इस अचानक दुर्घटना से मेरा सर स्टीयरिंग पर जाकर लड़ गया, जिसके कारण मैं उधर ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा हेल्पर रमेश वहां पर नहीं था। अब मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपनी पूरी ताकत समेटी और ट्रक से बाहर निकला। बाहर केवल घना कोहरा और एकदम अंधेरा था। काफी ज्यादा ठंड होने के कारण मैं अपने हथेलियों को आपस में रगड़ने लगा ताकि कुछ गर्माहट महसूस हो। जब मैंने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो मुझे सियारों के चिल्लाने के अलावा कोई और आवाज नहीं आई। अब मैं अपने हेल्पर को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता रहा, लेकिन वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं जंगल के अंदर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझे मार ना दे। इसलिए मैं ट्रक में ही बैठकर अपने हेल्पर का इंतजार करता रहा।
मन ही मन मुझे पता था कि मेरा इस तरह इंतजार करना बेकार है। जब वह काफी ज्यादा डर महसूस होने लगा तो मैंने अपनी जेब से दारू की छोटी सी बोतल निकाली और 2 घूंट पी ली। थोड़ी देर के बाद ही मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा। तभी अचानक राजू के चिल्लाने की आवाज आई, मालिक बचाओ मालिक। मैं उसकी आवाज सुनकर चौकन्ना हो गया और अपने ट्रक से बाहर निकलकर उस ओर जाने लगा जहां से राजू की आवाज आ रही थी। जंगल की ओर जाने से पहले मैंने 1 घूंट और शराब पी ली ताकि मेरा डर कुछ कम हो जाए। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जा रहा था वैसे वैसे जानवरों की अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं मन ही मन भगवान का नाम जपते हुए उस ओर जा रहा था। तभी मुझे दूर से रोशनी दिखाई दी जो कि बिल्कुल धीमी धीमी सी जल रही थी। जब मैं उस ओर जाने लगा तो अचानक मुझे एक बड़ी भयानक काली बिल्ली दिखाई दी जो मुझे देखकर गुस्से से गुर्राने लगी। उसकी आवाज सुनकर मैं अंदर से काफी ज्यादा डर गया। दोस्तों, आप कल्पना करिए कि ऐसे सुनसान जंगल में अचानक आपके सामने अगर कोई बिल्ली इस तरह से गुर्राने लगे तो आपकी क्या हालत होगी। क्योंकि जब हमारे घर में ही अगर कोई बिल्ली हमारे सामने आकर ऐसे गुर्राती है तब हमारी हालत खराब हो जाती है। तो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। मैंने किसी तरह हिम्मत करके नीचे पड़े एक पत्थर को उठाया और उसको भगाने के लिए उस पत्थर से उसको मारने लगा। तभी वह चिल्लाते हुए दूर भाग गई और अचानक दूर जाकर गायब हो गई। राजू की आवाज लगातार मुझे अभी भी सुनाई दे रही थी। जब मैं उस रोशनी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें राजू अधमरा सा लेटा हुआ था। मैं यह देखकर तुरंत उसके पास गया और मैंने उससे कहा, अरे राजू, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो उसने कराहते हुए कहा, मालिक, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो आप बेहोश हो गए थे, लेकिन मैं उस समय होश में था और मैंने आपको उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं उठे। उस समय मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी लेकिन पानी पूरा खत्म हो गया था, इसलिए मैं पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि एक सुंदर सी लड़की घड़े में पानी लेकर मेरे पास आ रही थी और उसने बड़े प्यार से पूछा कि आपको प्यास लगी है? तो मैंने उसको देखा और पीने के लिए पानी ले लिया। फिर जब पानी छिड़क कर आपको उठाने की कोशिश की तो आप नहीं उठे। फिर उस लड़की ने कहा, थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप चाहो तो मेरे साथ मेरे घर पर आराम कर सकते हो। लेकिन पता नहीं उस लड़की ने ऐसा क्या जादू किया कि मैं उसकी बात तुरंत मान गया और सीधा उसके साथ चलने लगा। उसने मेरे से यह भी पूछा कि क्या मेरी शादी हो गई है? तो मैंने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती, इसलिए मैं अभी तक कुंवारा हूं। मेरे इतना बोलते ही उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो अगर आप चाहो तो मैं आपसे शादी कर सकती हूं। जब मैंने इतना सुना तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया क्योंकि वह लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की मुझे ऐसा भी कहेगी। फिर वह मुझे अपनी झोपड़ी में लेकर आई और मुझे बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर उसके बाद वह मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस समय मुझे भी कुछ भी होश नहीं था, मैं बस उसकी आंखों में देखता रहा और फिर वह मेरे बहुत करीब आ गई। फिर वह मेरे शरीर को इधर उधर चूमने लगी और मैं भी पूरी तरह से मदहोश हो गया था। जब वह लड़की ऐसा कर रही थी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने भी उसका दिया और मैंने भी उसके पूरे शरीर को चूमना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह मेरे बहुत करीब आ गई और फिर हम दोनों ने वो किया जो एक पति पत्नी करते हैं। वह मेरे साथ संभोग कर रही थी, लेकिन संभोग करते करते पता नहीं क्यों वह बिल्कुल जानवरों की तरह हरकत करने लगी और वह फिर मेरे सीने को अपने नाखूनों से नोचने लगी। जब मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और वह किसी भद्दी औरत की जैसे लग रही थी। इतना देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं अपने आप को बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा शरीर मानो बिल्कुल पत्थर सा बन गया था। अब वह अपने असली रूप में आ चुकी थी और उसने मेरे साथ इतनी बुरी तरीके से संभोग किया कि मेरे गुप्तांग से खून निकलने लगा। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था।
जब उसके नुकीले दांत और नाखून मुझे नोचने के लिए उसने जैसे ही आगे बढ़ाए तो मैंने अपने बचाव के लिए अपने हाथ को अपने चेहरे पर लगा लिया। लेकिन तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वह चुड़ैल चिल्लाते हुए उस झोपड़ी से बाहर निकलकर भाग गई। जब मैंने ध्यान दिया तो मेरे हाथ में जो तावीज था उसकी वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो वह डायन मुझे मार डालती। मैं दर्द के मारे चिल्ला रहा था और तब जाकर आपने मेरी आवाज सुनी और आप यहां तक पहुंच पाए। यह सुनकर जब मैंने उसके शरीर की हालत देखी तो सचमुच उसके सीने में और उसकी पीठ पर चारों तरफ नाखूनों के निशान थे और उसके गुप्तांग से बहुत सारा खून बह रहा था। फिर मैंने उसको उठाया और सहारा देकर अपने ट्रक तक लेकर आया। ट्रक में मैं हमेशा ही मरहम पट्टी का सामान रखता था। फिर मैंने तुरंत ही उसके सारे घाव पर दवा लगाया और उसको आराम करने के लिए ट्रक में ही बैठा दिया। अब धीरे धीरे सुबह हो चली थी। तभी मैंने देखा कि सामने से एक और ट्रक आ रहा था। मैंने उसको रोककर उनसे मदद मांगी। फिर कुछ घंटों के बाद हमारी ट्रक सही हो गई और फिर हम वापस माल को पहुंचाकर अपने घर आ गए। दोस्तों, यह किस्सा बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है जो कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब जो मैं आपको दूसरी घटना बताने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आप सचमुच बहुत ही ज्यादा डर जाओगे, क्योंकि हम ट्रक ड्राइवरों का सामना ज्यादातर ऐसे ही भूत प्रेतों से होता रहता है। दोस्तों, यह अगला किस्सा करीबन 2009 का है। एक दिन मैं सामान की डिलीवरी लेकर कोलकाता में जा रहा था। वैसे तो राजू हमेशा मेरे साथ डिलीवरी के समय रहता था, लेकिन उस दिन वह बहुत बीमार था, इसलिए मैं उसके बिना ही वह डिलीवरी करने चला गया। मुझे उस सामान की बहुत जल्दी कस्टमर को डिलीवरी देनी थी। रास्ते में शाम को मैं एक ढाबे पर रुका जहां मैंने भरपेट खाना खाया और जल्दी ही वहां से निकल गया। आगे मैं जिस रास्ते से जा रहा था वह पूरा सुनसान रास्ता था। अब शाम ढल चुकी थी और रात हो गई थी। कुछ दूर सड़क पर चलते हुए मुझको रास्ते के किनारे पर एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई दिया, जिससे उस ट्रक का सारा लोडेड सामान बाहर बिखरा पड़ा था। वहां काफी अंधेरा था, लेकिन उस ट्रक की हेडलाइट जल रही थी। मैंने ऐसी स्थिति में उस ट्रक ड्राइवर की मदद करने के लिए अपना ट्रक रोक लिया। मैंने पास जाकर उस ट्रक के केबिन में देखा, लेकिन मुझे ट्रक में ना तो कोई ड्राइवर और ना ही कोई हेल्पर नजर आया। उस ट्रक के आगे का शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ था, जो देखने पर ऐसा लग रहा था कि ट्रक किसी खंभे से टकराया हो, लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी खंभा नहीं था। रास्ते के एक तरफ खाई और दूसरी तरफ घना जंगल था। तो मैंने सोचा इस ट्रक की ऐसी हालत की सूचना मुझे अपने मालिक को देनी चाहिए, वही इसकी कुछ मदद करेंगे। मैंने तभी अपने मालिक को फोन करके बताया, तो मालिक ने मुझसे उस ट्रक का नंबर मांगा और कहा कि वह इसकी सूचना पुलिस को देगा। इसके बाद मैं अपने ट्रक पर वापस जाने लगा। तभी मेरे पैर के नीचे कुछ चीज आ गई। जब मैंने ध्यान से देखा तो वह खून से सना हुआ मांस का एक लोथड़ा था। इसके बाद मैं अपने ट्रक पर वापस जाकर टॉर्च लाइट निकाल कर ले आया। मैंने टॉर्च जैसे ही ड्राइवर की सीट के नीचे मारी तो वहां बहुत सा खून बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। तभी पास के जंगल की झाड़ियों के सरसराने की आवाज आई। मैंने झाड़ी पर टॉर्च मारी तो मुझे 2 लाल रंग की आंखें एकदम चमकती हुई नजर आईं। वह एक 10 फुट का जानवर की शक्ल का जीव था। वह जैसे ही मेरी तरफ लपका, मैं बड़ी तेजी से ट्रक की ओर भागा और अपना ट्रक स्टार्ट करके तेजी से भाग निकला। मेरी सांसें फूल रही थीं। मुझे समझ में आ चुका था कि उसी डरावने जीव के सामने आने की वजह से वह ट्रक पलट गया होगा और उसने ही जरूर ड्राइवर और हेल्पर को मार दिया होगा। मैं डिलीवरी करके आने के बाद भी उसी रास्ते से गया, लेकिन अब दिन का समय था और मैंने अब की बार रुकने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन उस रात वह कौन सा जीव था ये मुझे नहीं पता। क्या वह छलावा था या कोई पिशाच, या हो सकता है कोई बड़ा सा जानवर हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। मेरे पास और भी खौफनाक किस्से हैं, लेकिन अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं और भी अपने खौफनाक किस्से भेजूंगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है
मैं हरियाणा के कैथल का रहने वाला हूं। आज जो मैं आपको घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वह करीब 7 साल पहले की है। वैसे तो मैं कभी भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। मुझे बचपन से ही भूत प्रेतों की कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। मैं इंटरनेट पर भी भूत प्रेतों के किस्से सुनता ही रहता हूं। लेकिन मेरी जिंदगी का वह पहला और सबसे भयानक किस्सा इस समय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब मेरी उम्र 18 साल की थी और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, मैं कुरुक्षेत्र में अपनी मौसी के गांव मसाना में गया था। मेरी मौसी जी का गांव शहर से थोड़ी ही दूरी पर है। उनका घर 2 गांव के बिल्कुल बीच में है। दोनों गांव के बीच में लगभग 2 किलोमीटर का फासला है। यानी मेरी मौसी जी से दोनों गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसी जी के घर से मेन सड़क से छोटी सी सड़क पर एक जंगल की ओर जाती है। वह जंगल करीब 3 से 4 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। मैं अपनी मौसी के घर 1 हफ्ते के लिए छुट्टियों में रहने गया था। जो सुनसान सड़क जंगल की ओर जाती है, उसके 2 किलोमीटर आगे एक पीर बाबा की मजार है। उस मजार से आगे का जो एरिया है उसे सब 2 नंबर का एरिया बोलते हैं। 2 नंबर उस सड़क का नंबर है जो जंगल के बीच से गुजरती है। अपने मौसी के घर 3-4 दिन तक मैंने बहुत सारी मस्ती की। फिर अगले दिन मेरे मौसेरे भाई साहिल ने मुझे बताया कि जो सड़क जंगल के बीचों बीच से गुजरती है वह जंगल देखने में बहुत डरावना लगता है। यह सुनकर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। मैं जंगल की ओर जाना चाहता था। मैंने उसको बोला कि हम आज दोपहर को जंगल की ओर चलते हैं, थोड़ी मस्ती करेंगे। तो साहिल ने मुझे कहा कि हम पीर बाबा की मजार तक जाएंगे और फिर उसके बाद घर लौट आएंगे। मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम बीच जंगल के अंदर से जाएंगे। पहले तो हमने पैदल जाने का प्लान बनाया। हमारे पास 3 साइकिल थे, तो हमने सोचा कि हम साइकिल पर जा सकते हैं। दोपहर के करीब 12 बजे थे। मैं, साहिल और सनी तीनों भाई साइकिल पर जंगल की ओर चल पड़े। हम मजाक मजाक में साइकिल को एक दूसरे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने सच में एक दूसरे के साथ रेस लगाना शुरू कर दिया। हम जंगल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हमें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो पैदल जंगल की ओर जा रही थी। हमने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने सिर्फ इतना देखा कि वह जंगल में आगे की ओर ही जा रही थी। मेरे पांव में थोड़ी चोट लगी थी, इसलिए मैं साइकिल ज्यादा तेज नहीं चला सकता था। इसलिए मैं उनसे थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन जैसे ही मैं पीछे छूटा तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जब भी मैं इधर उधर देखता तो बिल्कुल सुनसान और डरावना जंगल दिखाई दे रहा था। मैं अंदर से डरा हुआ था। खैर, साथ ही मैं उस चीज को थोड़ा एंजॉय भी कर रहा था, क्योंकि भूत प्रेतों से रिलेटेड चीजें मुझे देखने में अच्छी लगती हैं। साहिल और शनि दोनों तेजी से आगे बढ़ते गए और कुछ देर के बाद वह मुझे दिखाई देना बंद हो गए। मैं बिल्कुल पीछे रह गया था। अब ना वापस जाने के लायक था और मुझे आगे जाने में भी डर लग रहा था। जैसे तैसे करके मैं साइकिल को चलाता रहा और कुछ ही देर में मुझे वे दोनों नजर आए। मुझे देखकर वो हाथ हिलाने लगे। मैंने साइकिल को और तेज चलाया और उनके पास पहुंचा। मैंने देखा कि हम पीर बाबा की मजार के सामने खड़े हैं। फिर हमने अपनी साइकिल खड़ी की। धूप बहुत ही ज्यादा तेज थी, तो हमने जल्दी जल्दी मजार की ओर कदम बढ़ाया और अपने चप्पल बाहर निकाल दिए और अंदर जाकर माथा टेक आया। मैं पीर बाबा की मजार से बाहर निकलकर चारों ओर देख रहा था। मजार बिल्कुल जंगल के बीचों बीच थी, लेकिन वह सब बहुत डरावना और रोमांचक लग रहा था। मेरा मन किया कि हम थोड़ा और आगे जाकर आएं। मैंने साहिल और सनी से कहा, भाई क्यों हम थोड़ा और आगे चलते हैं यार, सिर्फ 1 किलोमीटर तक आगे चलेंगे, फिर जल्दी से वापस भी लौट आएंगे। मुझे यह देखना है कि आगे का जंगल कैसा है और आगे क्या क्या है। यह सुनते ही उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बताया कि आगे जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमने बहुत सारी अजीब चीजें और घटनाएं उसके बारे में सुनी है। यहां से जो रास्ता आगे जाता है उसे ही 2 नंबर रास्ता बोलते हैं, जिस पर हमारा आगे जाना ठीक नहीं है। लेकिन मैं उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। मैं उनसे बार बार जिद करता रहा, एक बार चलते हैं ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हम तीनों साथ ही चलेंगे। इतना सुनकर फिर वह दोनों कुछ सोच रहे थे, लेकिन फिर बोले, ठीक है चलते हैं, लेकिन यार जल्द ही वापस आ जाएंगे। मैंने उनको कहा, अब की बार रेस मत लगाना, क्योंकि मेरे से साइकिल ज्यादा तेज नहीं चलाई जाती और मैं अभी तुम लोगों से पीछे रह गया था।
फिर हम तीनों पीर बाबा की मजार से जंगल की ओर आगे बढ़े। जंगल इतना सुनसान और डरावना था कि हमें सिर्फ साइकिल की चरमराहट की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। मैं तीनों में से सबसे आगे चल रहा था, तो वह दोनों मुझसे बार बार कह रहे थे कि बस अब वापस चलते हैं, लेकिन मैं उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। मैं चलता गया और वे भी मेरे पीछे पीछे साथ में आते रहे। हम लगभग पीर बाबा की मजार से 1 किलोमीटर आगे आ गए थे और हम वहां 2 नंबर के एरिया में पहुंच गए। वहां सड़क पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, आगे जंगल बहुत घना है, कृपया अकेले आगे ना जाएं। हम कुछ देर के लिए वहां खड़े हो गए और मैं इधर उधर नजरें घुमाकर देख रहा था। 1-2 पंछियों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी हम तीनों को कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर हम बिल्कुल घबरा गए थे। जो बूढ़ी औरत हमें रास्ते में मिली थी, जो कि पैदल ही जंगल की तरफ आ रही थी, वही बूढ़ी औरत हमें आगे जाती हुई दिखाई दी। बस इतना देखते ही हमारा दिल दहल गया और ये नजारा देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हम तीनों ने जल्दी से साइकिल घुमाई और तेजी से घर की ओर आने लगे। मैं भी यह देखकर हैरान था कि आखिर वो बूढ़ी औरत इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच सकती है। साहिल और सनी दोनों का हाल बहुत बुरा हो गया था। वह दोनों मुझ पर बड़बड़ाने लगे और बोले, हमने तुम्हें मना किया था ना यार कि आगे जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। लो, अब हम फंस गए उस चुड़ैल के चक्कर में। यह सुनकर अब मैं भी डरा हुआ था और मैंने कहा, यार कोई बात नहीं, अभी घर की तरफ चलो। वह दोनों मुझसे आगे थे और मैं सिर्फ 2 कदम उनसे पीछे था। हम तीनों बिल्कुल पूरी जोर से तेज तेज साइकिल दौड़ा रहे थे। मैं उनसे पीछे था, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि मुझे डर के मारे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई पीछे से पकड़ न ले, और मुझसे पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बस मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की पड़ी थी। हम आधा किलोमीटर ही गए थे कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा और मैंने पीछे देखा। मेरे पीछे देखते ही पता नहीं कैसे मैं किस चीज से टकराया और मैं साइकिल के साथ सड़क के किनारे जा गिरा। मैं बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। साहिल और सनी भी मुझसे बहुत ही आगे चले गए और मुझे दिखाई देने भी बंद हो गए। मैं जल्दी जल्दी उठा और अपनी साइकिल को खड़ा किया। मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और जैसे ही मेरी नजर जंगल की ओर गई, मैंने देखा कि एक औरत छोटे से बच्चे को गोद में लिए जंगल में पेड़ों के बीच चली गई। यह देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरा गला सूख गया और मेरी सांसें भी तेज हो गई थीं। मैंने उस वक्त घर की तरफ दौड़ना ही सही समझा। डर के मारे मुझसे साइकिल भी नहीं चलाई जा रही थी और बार बार मुझे वही औरत और बच्चे का डर सता रहा था। बार बार ऐसा लग रहा था कि मानो वह औरत उस बच्चे को गोद में लेकर मेरे पीछे ही दौड़ रही है। इस ख्याल से बार बार मुझे और भी ज्यादा डर महसूस हो रहा था। थोड़ी देर के बाद पीर बाबा की मजार के पास पहुंचा, लेकिन मैं रुका नहीं, सिर्फ आगे ही दौड़ता रहा। मैंने दूर तक नजर भी घुमाई, लेकिन साहिल और शनि का कोई निशान नहीं था। मैं जल्दी जल्दी चलता ही रहा। डर के मारे मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। डरा हुआ मैं मौसी जी के घर पहुंचा। मुझसे कुछ देर पहले ही साहिल और शनि दोनों यह खौफनाक किस्सा काजल और मौसी जी को सुना चुके थे और तब तक वे दोनों भी डरे हुए थे। मैं जल्दी से अंदर आया और गहरी सांस ली। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था और मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थीं। मैं कुछ देर तक चुप रहा और फिर मैंने सबको उस औरत और बच्चे वाली बात बताई कि मैंने जंगल में एक औरत को उसके बच्चे को गोद में लिए हुए देखा और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं किस चीज से टकराया था, लेकिन मेरे आगे कोई भी नहीं था। औरत और बच्चे की बात सुनकर काजल और मौसी जी दोनों घबरा गईं और मेरी बात सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने मुझसे बार बार पूछा कि क्या सच में तुमने किसी औरत और एक बच्चे को देखा था? तो मैंने कहा, अरे हां, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मौसी जी ने बताया कि 2 साल पहले ही जंगल वाली सड़क पर एक औरत और उसके बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने बार बार पूछा तो काजल ने बताया कि वह औरत पहले भी कई लोगों को दिखाई दे चुकी है, इसलिए हम पीर बाबा की मजार से आगे कभी नहीं जाते। उस दिन मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास हो गया था। मुझे उस रात नींद भी नहीं आई और बार बार वही औरत उस बच्चे को गोद में लिए मेरे दिमाग में घूम रही थी। मुझे उस रात बुखार भी हो गया था। अगली सुबह होते ही मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया।
घर आने के बाद भी मैं वह भयानक किस्सा कई दिनों तक अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। आज भी जब वो मंजर मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में घटित हुआ वह भयानक किस्सा मुझे हमेशा याद रहेगा। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुकेरा गांव में जब किसी की शादी होती है तो वहां के लोग खुश होने के बजाय डरने लगते हैं। वहां कभी भी किसी की शादी होती है तो गांव में किसी न किसी की मौत भी होती ही है। कहते हैं यहां पर जब भी किसी की शादी होने वाली होती है तब एक डायन यहां घूमने लगती है। तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो काफी ज्यादा खौफनाक है, तो आइए सुनते हैं। दिलीप आज सुबह ही अपने दोस्त विनीत के गांव आया है क्योंकि 5 दिन बाद विनीत की शादी होने वाली थी। सुबह से दिलीप विनीत के घर में बैठे बैठे उपसा गया था और तभी दिलीप विनीत से बोलता है, भाई कब से यहां बैठा हूं, कम से कम तू अपने गांव तो घुमा दे। विनीत भी समझ गया था कि ये यहां बैठे बैठे बोर हो गया है, इसलिए विनीत भी हां बोल देता है और अपने घर से बाहर जाने लगता है। दोनों को बाहर जाता देख विनीत की मम्मी बोलती हैं, कहां जा रहे हो बेटा तुम दोनों इस समय? विनीत अपनी मम्मी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, अरे कहीं नहीं मम्मी, बस दिलीप को अपना गांव घुमाने ले जा रहा हूं। तो विनीत की मम्मी बोलती हैं, ठीक है बेटा, पर रात होने से पहले आ जाना, तुझे तो पता ही है इस गांव के बारे में। तो विनीत जवाब देते हुए बोलता है, अरे हां मम्मी, मुझे पता है। इतना बोलकर विनीत दिलीप को अपना गांव घुमाने चला जाता है। विनीत का गांव काफी बड़ा और सुंदर गांव था। काफी चहल पहल थी उस गांव में। दिलीप को भी काफी मजा आने लगा था। तभी विनीत के फोन में उसकी मम्मी का फोन आया। विनीत दिलीप से बोलता है, यार तू गांव घूम, मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रहा हूं, और हां रात होने से पहले घर आ जाना। दिलीप हां में सर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। दिलीप गांव घूमते हुए काफी आगे निकल आया था और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था। अब दिलीप भी घर जाने को चलता है, पर वह रास्ता भूल गया था। दिलीप विनीत से रास्ता पूछने के लिए अपना फोन अपनी जेब से निकालता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है, यार 1% बैटरी बची है, खास बात होने के बाद ही फोन स्विच ऑफ हो। यह बोलकर दिलीप विनीत को फोन करने लगता है और दूसरी ओर से विनीत फोन उठाकर गुस्से से बोलता है, अबे यार कहां है तू, अभी तक गांव में घूम रहा है, यार रात को घूमना सही नहीं है। दिलीप विनीत की बात का जवाब देते हुए बोलता है, अरे भाई पहले मेरी बात तो सुन ले, मैं यहां। दिलीप ने इतना ही बोला था कि तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। दिलीप फिर आगे जाने लगता है और सोचता है कि किसी से अभी रास्ता पूछ लूंगा। यही सोचते हुए दिलीप आगे तो बढ़े जा रहा था, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिलीप को यह देखकर बड़ी हैरानी होती है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले इस गांव में काफी चहल पहल थी और अब पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया था। अब दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दिलीप इधर उधर चले ही जा रहा था, पर वह विनीत के घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। रास्ता ढूंढते हुए दिलीप को अब लगभग 2 से 3 घंटे हो गए थे। दिलीप भी अब काफी ज्यादा थक चुका था। तभी उसकी नजर उसके सामने खड़ी एक लड़की पर गई जिसने दुल्हन के जैसे कपड़े पहने थे और वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह लड़की दिलीप के पास आकर बोलती है, आ गए हैं आप, अब चलिए मेरे साथ। इतना बोलकर वो लड़की दिलीप को अपने साथ ले जाने लगती है। दिलीप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह बस एक भूत बना उसके साथ चले जा रहा था। वह लड़की दिलीप को एक सेहरा पहना देती है और उसको एक गड्ढे के पास ले जाती है जहां उसने देखा कि कई सारे कटे हुए सर पड़े थे और उन सब ने दूल्हे का सेहरा पहना हुआ था। दिलीप यह सब देखते ही वहां से भागने लगता है। दिलीप लगातार भागे ही जा रहा था और तभी वह एक ही जगह पर रुक जाता है। वह इसलिए रुका था क्योंकि उसके सामने बिना सिर वाले लोग खड़े थे और उन सब ने दूल्हे के कपड़े पहने थे। वे वही लोग थे जिनके सर उस गड्ढे में पड़े थे। दिलीप उनसे बचने के लिए अपने पीछे की ओर भागने को जैसे ही मुड़ा तो उसकी सांसें रुकने लगी थीं। उसने देखा कि उसके सामने एक डरावनी शक्ल की डायन खड़ी थी और उसके पास दूल्हे के कपड़े थे। वह धीरे धीरे उसके पास ही आती जा रही थी और वह सभी बिना सिर वाले लोग भी उसके पास आते जा रहे थे। तभी दिलीप जहां खड़ा था वहां अचानक से तेज रोशनी हो गई। दिलीप ने देखा कि वह जिस खंभे के नीचे खड़ा था उस खंभे की स्ट्रीट लाइट जलने के कारण ही वहां तेज रोशनी होने लगी थी।
तभी दिलीप यह नोटिस करता है कि जब वहां रोशनी हुई तभी वह डायन और वह सभी बिना सिर वाले लोग वहीं पर रुक गए और दिलीप भी यह समझ चुका था कि अब उसे बचना है तो वहीं रुकना पड़ेगा। दिलीप उसी खंभे के नीचे खड़े होकर पूरी रात निकाल देता है। अगली सुबह दिलीप जब विनीत के घर आकर सारी बात बताता है तब विनीत की मम्मी दिलीप से बोलती है, बेटा वह डायन इस गांव में कई सालों से है। कहते हैं कि उस डायन की जिस दिन शादी होने वाली थी उसी दिन उसे कत्ल कर दिया किसी ने और तब से वह डायन बनकर भटकती रहती है और जब भी इस गांव में किसी की शादी होती है तो किसी न किसी की जान जरूर लेती है। और तुम इसलिए बच पाए क्योंकि जिस खंभे के नीचे तुम खड़े थे उसमें से सफेद रोशनी निकल रही थी और यह कहते हैं कि बुरी शक्तियां कभी भी सफेद रोशनी में नहीं आ सकती हैं। मैं इतना सुनकर वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और वह बिना शादी अटेंड किए ही अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, यह कहानी कानपुर में रह रहे एक सेठ की है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण था। उस सेठ का केवल एक ही बेटा था जिसका नाम रंजीत था। कानपुर में सेठ की सुनार की बहुत बड़ी दुकान थी और उनका लड़का भी काफी हैंडसम और समझदार था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भी अपने पिताजी के साथ सुनार के काम में लग गया। सारे हुनर होने के कारण अब उसको कई सारी लड़कियों के रिश्ते आने लगे, लेकिन सेठ जी को कोई भी लड़की इनमें से पसंद नहीं आई। फिर एक दिन वह संगम नगरी घूमने के लिए पूरे परिवार के साथ गए और उनको एक लड़की वहीं पर पसंद आ गई जिसका नाम शालिनी था। शालिनी इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की थी कि रंजीत ने पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया। उसके बाद धूमधाम से शादी हुई और शालिनी अपने ससुराल कानपुर आ गई। शादी की पहली सुहागरात रंजीत को नसीब नहीं हुई। कमरे में जाने के ऐन वक्त ही शालिनी बीमार हो गई। पड़ोस की महिलाएं उसे कमरे में छोड़ने जा ही रही थीं कि अचानक सामने जोर जोर से कांपने लगी। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया और धड़ाम से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर इलाज करने लगे पर उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। दूसरे दिन दोपहर शालिनी को होश आया। अपने आप को अस्पताल में देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने अपनी ननद कुसुम से पूछा, मुझे क्या हुआ था जो आप लोग मुझे अस्पताल लेकर आए हैं? तो उसकी ननद ने कहा, भाभी आप बेहोश होकर गिर गई थी, हमारी तो हाथ पैर ही फूल गए थे। फिर उसकी सास ने पूछा, अब कैसी हालत है बहू? तो उसने जवाब दिया, मां जी अब तो बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ी कमजोरी सी है। तो उसकी सास ने कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तू ठीक हो गई बहू, हम तो घबरा ही गए थे। कल शाम से घर के किसी भी सदस्य ने पानी भी नहीं पिया है। अब मैं घर चलूं, खाना भी बनाना है और तुम्हारे ससुर जी को भी बताना है कि तुम्हारी तबीयत अब सुधर गई है, उन्हें भी चिंता हो रही होगी। यह कहकर वह कुसुम को लेकर घर चली गई। फिर एकांत पाकर उसके पति रंजीत ने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तो शालिनी ने कहा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मुझे आखिर हुआ क्या था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो रंजीत ने पूछा, अच्छा ठीक है, कुछ खाने को मन कर रहा है तो बता दो, मैं कुछ लेकर आता हूं। तो उसने कहा, नहीं मेरा मन नहीं है, हां अगर अच्छा सा सेब मिल जाए तो लेते आना। उसके बाद रंजीत अस्पताल के बाहर जाकर सबसे पहले तो चाय पी, फिर बाहर खड़े ठेले वालों के पास जाकर सेब पूछने लगा। अभी सेब का मौसम नहीं था, इसलिए बाजार में सेब भी अच्छा नहीं आ रहा था। रंजीत ने 2-3 ठेले वालों पर माल देखा, फिर आधा किलो सेब खरीदकर शालिनी के पास पहुंचा। शालिनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसके सिरहाने की तरफ पलंग पर 2 बढ़िया किस्म के सेब रखे हुए थे। रंजीत ने शालिनी से पूछा, यह सेब कौन दे गया? यह तो बिल्कुल ताजा सेब है, मुझे तो ऐसा सेब पूरे बाजार में नहीं मिला। तो शालिनी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी को सेब रखते हुए भी नहीं देखा। रंजीत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इधर उधर वार्ड में जाकर देखा, कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं मिला जो सेब रखकर गया हो। खैर जो भी हो, सेब थे बड़े स्वादिष्ट। शाम को दूध और दलिया लेकर कुसुम अस्पताल गई तो देखा एक प्लेट में दलिया और 1 गिलास दूध शालिनी के बेड के सिरहाने पर रखा हुआ था। तो कुसुम ने अपने भाई रंजीत से पूछा, ये क्या दूध और दलिया बाजार से ले आए आप भैया? इतनी जल्दी थोड़ी ही मची थी, मैं तो यह सब लेकर आ ही रही थी। तो रंजीत ने कहा, कैसा बाजार और दूध और दलिया, मैं तो यहां से कहीं गया भी नहीं हूं। कहते कहते उसकी नजर पलंग पर रखे दूध और दलिया पर पड़ी। अरे इसे कौन रख कर गया?
ताज्जुब है, मैं इसी बेड पर बैठा हूं और सामान न जाने कौन रख जाता है। इसके बाद उसने सेब के बारे में भी बताया। तो कुसुम ने कहा, कोई तुम्हारा परम मित्र ही होगा जो भाभी का इतना ख्याल रख रहा है। दूसरे दिन सुबह शालिनी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। शाम के समय रंजीत शालिनी के कमरे में गया तो शालिनी ने मुस्कुराते हुए रंजीत का स्वागत किया। रंजीत पलंग पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद जैसे ही रंजीत ने शालिनी का हाथ पकड़ा, उसे तेज झटका लगा। उसके पूरे शरीर में बिजली का करंट सा दौड़ गया। रंजीत ने घबराकर शालिनी की ओर देखा। शालिनी की आंखें लाल लाल और चेहरा बिल्कुल भयानक हो गया था। उसके मुंह से न जाने कैसे कैसे अजीबोगरीब शब्द निकल रहे थे। रंजीत भागकर कमरे से निकल आया और अपनी मां को सारी बातें बताईं। उसकी मां कुसुम को लेकर कमरे में अंदर गई तो देखा शालिनी अपने बेड पर बेहोश पड़ी है। शालिनी की बीमारी की खबर उसके मायके वालों को भी दे दी गई। दूसरे ही दिन उसके मां बाप भी आ गए। दोनों पक्षों ने विचार विमर्श किया तो शालिनी की मां ने कहा, शालिनी को अब तक तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं हुई थी, यहां आते ही पता नहीं क्या हो गया। फिर वहां के सबसे बड़े डॉक्टर राजीव मित्तल को दिखाया गया, पर बीमारियों की पकड़ में नहीं आ रही थी। 12 घंटे बाद शालिनी फिर सही हो गई। शाम को शालिनी और कुसुम बातें कर रही थीं, तो कुसुम ने कहा, भाभी आज तो गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, आप भी खाओगी ना? भैया से कहकर बाजार से मंगवा लो ना। तो शालिनी कुछ कहना चाहती थी कि दोनों ने देखा एक थाल कमरे में घूमता हुआ बीच में रखी टेबल पर आ गया। उसमें उम्दा किस्म के 6-7 गुलाब जामुन रखे हुए थे। दोनों डरकर बाहर की ओर भागी। तभी रंजीत कमरे की ओर आता हुआ बोला, अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना घबराए क्यों हो? तो कुसुम ने गुलाब जामुन से भरे थाल की ओर इशारा किया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी रंजीत ने कुसुम से पूछा, अरे कौन लाया गुलाब जामुन को? तभी शोर सुनकर शालिनी के मां बाप और रंजीत की मां भी बाहर निकल आईं। कुसुम ने गुलाब जामुन वाली बात सबको बताई, लेकिन उनकी बातों पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। काफी जोर देने के बाद सब लोग एक कमरे में गए और आपस में सलाह करने लगे। बहन जी, मुझे तो कोई भूत या जिन की करतूत मालूम होती है, शालिनी की मां ने अपनी राय रखते हुए कहा। तभी रंजीत की मां ने कहा, आज तक तो हमने इस घर में भूत या जिन नहीं देखा। वह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी सेठ जी भी आगे आ गए। उनकी बातें उन्होंने सुन ली तो वह बोले, अरे भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है, मैं नहीं मानता। हां, अगर भूत मेरे लिए रबड़ी का दोना मंगा दे तो मैं भूत पर यकीन करने लगूंगा। फिर उसके बाद सेठ की बात पर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सबकी हंसी रुक गई। सभी ने देखा कि खुले दरवाजे से रबड़ी के 5-6 धोने हवा में उड़ते हुए कमरे के अंदर आ गए और चारों ओर घूमकर टेबल के ऊपर रुक गए। कमरे में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। महिलाओं की तो डर के मारे हालत खराब हो गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी लोग कमरे के बाहर निकल आए। सभी परिवार वाले जान चुके थे कि घर में किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन अभी तक उस बुरी आत्मा ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। यह भी साफ हो गया कि शालिनी बीमार तभी होती है जब रंजीत उसके कमरे में जाता है। आखिर में रंजीत ने उसके कमरे में जाना ही छोड़ दिया। फिर सेठ ने अपने मित्रों से सलाह लेकर कानपुर के प्रसिद्ध ओझा को बुलाया। उसने आते ही सेठ के पूरे मकान का निरीक्षण किया और कहा कि उनके घर पर एक जिन्नात का साया है और वह उस जिन्नात को अवश्य ही भगा देंगे। हां, दक्षिणा मोटी देनी होगी। सेठ ने उसे मुंहमांगी दक्षिणा देने का वादा किया और ऊपर की मंजिल पर अलग से कमरा ठहरने को दिया। आधी रात का समय हुआ था। अपने कमरे में रंजीत मीठी नींद ले रहा था कि उसे अचानक सर्दी लगने लगी। उसने खड़े होकर पंखा बंद कर दिया और फिर सोने लगा। अभी आंख भी नहीं लग पाई थी कि पंखा फिर से चलने लगा। उसने सोचा शायद कुसुम चलाकर चली गई होगी। वह फिर से पंखा बंद करने ही जा रहा था कि अचानक लाइट चली गई। फिर वह खाट पर लेट गया। उसकी निगाह छत की तरफ गई तो पंखा अभी भी तेजी से चल रहा था। वह पंखे की ओर देखता रहा। लाइट गए हुए 20 मिनट हो गए थे
पर पंखा अभी भी तेज गति से चल रहा था। अचानक रंजीत की खाट जमीन से 5 फीट ऊपर उड़ी और कमरे में गोल गोल घूमने लगी। उसके मुंह से डर के कारण जोरदार चीख निकली। वह खाट से कूद गया और कमरा खोलकर तेजी से अपने पिताजी के कमरे की तरफ भागा। रंजीत की चीख सुनकर पूरा परिवार जाग गया। सभी अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। ओझा भी कुछ मंत्र पढ़ते हुए मकान के चौक में आ गया था। तभी अचानक बादल कड़कने की आवाज सुनाई दी और पानी के स्थान पर खून के छींटे पड़ने लगे। तो ओझा ने कहा, सब लोग भीतर जाओ, और स्वयं बरामदे में बैठकर मंत्र जप करने लगा। खून की बरसात के छींटे अभी भी पड़ रहे थे। सभी परिवार वाले एक जगह इकट्ठा होकर भयभीत निगाहों से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मकान के चौक में, छत पर, बरामदे में चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। तभी शालिनी की मां ने रंजीत की मां से पूछा, बहन जी, शालिनी कहां है? दिखाई नहीं दे रही। तो रंजीत की मां ने कहा, अरे शायद वह अपने कमरे में गई हो। रंजीत बेटा, जरा जाकर देखना। थोड़ी देर बाद ही रंजीत घबराया हुआ आया और बोला, मां, शालिनी अपने कमरे में नहीं है। मैंने उसे रसोई घर, हॉल, ड्राइंग रूम, पूजा घर सब जगह ढूंढ लिया, पर पता नहीं कहां चली गई। अब तक खून की बरसात भी बंद हो चुकी थी। सभी लोग शालिनी को ढूंढने लगे। हवेली का मेन दरवाजा अंदर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी। इससे यह तो पक्का हो गया कि शालिनी हवेली के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं निकली। पर है कहां, यह किसी को नहीं पता। हवेली में 17 से 18 कमरे थे। ओझा सहित परिवार के सभी सदस्य शालिनी को ढूंढने में लग गए। कई कमरे तो बरसों से बंद पड़े थे, उनमें अभी भी ताले जैसे के तैसे लटक रहे थे। सब जगह देखा, पर शालिनी कहीं भी नहीं मिली। ऊपर छत पर भी एक कमरा था जिसमें खास मेहमानों को ठहराया जाता था। सब लोग दौड़कर छत पर गए। वह कमरा खुला हुआ था। शालिनी पलंग पर चित्त लेटी हुई थी। उसके सारे शरीर के कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। उसकी दोनों आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फिर शालिनी की मां ने आगे बढ़कर उसके कपड़े ठीक किए। तब तक सभी लोग कमरे में आ चुके थे। शालिनी की आंखें बंद थीं। तो उसकी मां ने कहा, शालिनी बेटा, आंखें खोलो। शालिनी ने आंखें खोल दी। उसकी मां ने सहारा देकर उसे उठाया तो उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसने सभी परिवार के लोगों की तरफ देखकर रंजीत पर निगाहें टिका दी। शालिनी के मुंह से 2-2 आवाजें निकल रही थीं। रंजीत, तू दूसरी शादी कर ले। तुझे जितना भी धन चाहिए मुझसे ले ले, क्योंकि शालिनी सिर्फ मेरी है। यह सुनकर सभी महिलाएं डर के मारे एक कोने में खड़ी हो गईं। तो सेठ ने पूछा, अरे कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मेरी पुत्रवधू को क्यों परेशान कर रहे हो? तब तक ओझा भी कमरे में दाखिल हो गया था। उसे देखकर शालिनी ने जोर जोर से गुर्राना शुरू कर दिया। उसके सिर के बाल बिल्कुल बिखर गए और वह गोल गोल सिर को घुमाने लगी। ओझा ने खड़े ही खड़े कुछ मंत्र पढ़े और उससे पूछा, तुम जो भी हो, मुझे सही सही जवाब दोगे तो फायदे में रहोगे, वरना। ओझा वाक्य अधूरा छोड़ दिया। फिर शालिनी ने दोहरी आवाज में कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो ओझा ने कहा, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? तो शालिनी ने फिर से दोहरी आवाज में कहा, मैं जिन्नात हूं और शालिनी पर मेरा दिल आ गया है। लेकिन उसके बाद ओझा ने बोला, लेकिन शालिनी तो रंजीत की पत्नी है, तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा। तो उस जिन्नात ने कहा, हरगिज नहीं, रंजीत दूसरी शादी कर ले। उसे जितना धन चाहिए मैं उसे दे दूंगा, लेकिन मैं शालिनी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो उस पर ओझा ने गुस्से में कहा, तुम जिन्न नहीं मलिच हो, मैं तुम्हें इसका दंड जरूर दूंगा। यह सुनकर वह जिन्नात हंसने लगा। तू मुझे मारेगा, तू। इसके बाद शालिनी ने अपना सिर पकड़ लिया और वह बेहोश हो गई। सभी घर वाले चिंतित थे। शालिनी कितनी सुशील और समझदार बहू है, पर पता नहीं क्या इन सब चक्करों में फंस गई। इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिल सकता है, यह सलाह मशवरा करने के लिए सभी ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गए। तो ओझा ने कहा,
शालिनी पर एक बुरे जिन्नात का साया है और उस जिन्न को भगाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। यह तो गनीमत है कि सेठ ने मुझे बुला लिया, वरना दूसरा ओझा या तांत्रिक के बस की बात नहीं है। यह मैं उसे कुछ ही दिनों में शालिनी के शरीर से हटा दूंगा। इसके बाद उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि शालिनी को किसी भी सूरत में अकेला ना छोड़ा जाए। शालिनी के पास हमेशा बने रहने की जिम्मेदारी रंजीत को दे दी गई। सोते जागते हर घड़ी रंजीत साये की तरह शालिनी के पास रहने लगा। घर की औरतें तो जिनके वह ऐसे ही शालिनी से एकांत में मिलने से भी घबराने लगीं। 2 दिन तक कोई भी घटना नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन शालिनी बाथरूम में थी और रंजीत कुछ ही दूरी पर कुर्सी डालकर अखबार पढ़ रहा था कि उसे एक आदमी बाथरूम की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। सफेद रंग के शानदार कपड़े पहने वह किसी पुराने जमाने के राजा महाराजा जैसे देख रहा था। तभी रंजीत ने उसे टोका, हेलो, अरे ओ भाई साहब, किससे मिलना है आपको? तो उसने तराक से जवाब दिया, शालिनी से मिलना है। रंजीत ने पूछा, वह अभी बाथरूम में है, आप कौन हो और शालिनी को कैसे जानते हो? तो उसने कहा, तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि शालिनी मेरी प्रेमिका है और वह मुझसे बाथरूम में भी मिल सकती है। यह कहकर वह आदमी बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। रंजीत ने उसे फटकारते हुए कहा, अरे वह बदतमीज, तुझे बोलने की जरा भी तमीज है कि नहीं? जानते हो, शालिनी मेरी पत्नी है। मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उस आदमी ने हंसते हुए बोला, साले तुम मुझे निकालेगा? सुन, अगर विवाह करने से ही कोई किसी की पत्नी बन सकती है तो मैं भी शालिनी के साथ शादी करूंगा। 8 दिन बाद दीपावली है, उस दिन मैं बारात लेकर आऊंगा, ध्यान रखना। यह कहकर वह आदमी शालिनी के बाथरूम तक पहुंच गया और जैसे ही उसने किवाड़ के ऊपर अपना हाथ रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने भीतर घुसकर किवाड़ बंद कर दिया। रंजीत ने चिल्लाकर उसे रोकना चाहा, पर उसने रंजीत की कोई भी बात नहीं सुनी। रंजीत की चीख सुनकर सेठ बाहर आए। सेठ ने पूछा, क्या हुआ रंजीत बेटा? तो रंजीत ने हकलाते हुए कहा, वह पिताजी, वह आदमी शालिनी के बाथरूम में घुस गया। सेठ ने कहा, कौन है वो? कहते हुए वह बाथरूम की तरफ बढ़े। तब तक घर के अन्य सदस्य भी बाहर निकल आए और उसके पीछे पीछे बाथरूम की तरफ लगे। रंजीत की मां ने आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाजा खटखटाया तो किवाड़ खुल गया। सबने देखा कि शालिनी बाथरूम में बेहोश पड़ी है। उस आदमी का, जो रंजीत के सामने ही बाथरूम में घुसा था, कहीं अता पता नहीं था। तब तक ओझा भी अपने कमरे से बाहर निकल आया था। रंजीत ने उसे सारी बात बताई कि वह आदमी दीपावली के दिन बारात लेकर आने की धमकी देकर गया है। ओझा ने 2-3 मिनट रुककर कहा, यह कोई शक्तिशाली और बदमिजाज जिन्न है। इसके लिए मुझे आज ही एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान करना पड़ेगा। यदि इस अनुष्ठान से भी वह शांत नहीं होता है तो फिर आपको तांत्रिक तारानाथ को बुलाना पड़ेगा, जो उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास रहता है। उसे कोई भी बुरी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। दीपावली के 8 दिन बचे हुए हैं, तब तक आप लोग विशेष सावधानी बरतें। शालिनी को अकेला न छोड़ें। अब आप सब अपने अपने कामों पर जाओ, मैं भी कुछ पूजा पाठ करने जा रहा हूं। दोपहर में गांव के कुछ लोग सेठ से मिलने आए। गांव में भी खबर पहुंच गई थी कि कोई बुरी आत्मा सेठ जी को परेशान कर रही है और वे लोग हालचाल पूछने चले आए थे। सेठ ने सभी को कुर्सी डालकर चौक में बैठाया और उनको नाश्ता पानी कराया। नाश्ता करने के बाद सभी लोग उस जिन्न के बारे में चर्चा करने लगे। इसके बाद गांव के एक आदमी ने कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। यह कहकर उसने अपना तंबाकू का बटुआ निकाला और जैसे ही उसने बटुआ खोलकर देखा, उसमें से बहुत तेज गंध फैलने लगी। बटुए में मानव मल भरा हुआ था। उसने बटुआ लेकर नाली में फेंक दिया। इसके बाद उसने दूसरे साथी से तंबाकू मांगी। दूसरे ने भी जब बटुआ निकाला और उसे खोलकर देखा तो उसमें भी इंसान का मल भरा हुआ था। अब गांव के लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। अब तो सभी अपनी अपनी जेब टटोल कर देखने लगे। किसी की जेब में, किसी के बटुए में, तो किसी के बीड़ी के बंडल में मानव का मल रखा हुआ था। वातावरण में तेज दुर्गंध फैलने लगी। सभी लोग भयभीत होकर कांपने लगे। सभी गांव वाले बहाना बनाकर बाहर की ओर खिसकने लगे। तभी अचानक एक तेज आवाज में सभी को चौंका दिया। छोड़ो मुझे, मुझको छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ।
नहीं तो यह मुझे मार डालेगा। निश्चित रूप से यह आवाज ओझा की थी। ओझा की आवाज सुनकर परिवार के सभी सदस्य भागकर बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे ओझा की गर्दन पकड़कर दबा रहा है। उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, कल बारात लेकर आऊंगा शालिनी से शादी करने के लिए, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। और यह कहकर उसने ओझा को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और गेंद की तरह चौक में फेंक दिया। सेठ दौड़कर ओझा के पास पहुंचे। ओझा जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे। उनकी हड्डियों में भारी दर्द हो रहा था। फिर सेठ ने एक तांगा मंगवाया, उसमें बैठाकर रंजीत उसे अस्पताल ले गया। इधर वह जिन्न भी न जाने कहां गायब हो गया था। सभी लोग सेठ के पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गए और सभी का डर के मारे हालत खराब थी। आज की घटना ने सभी को चिंता में डाल दिया था। फिर सेठ ने अपने घर वालों को सूचना दी कि मैंने तांत्रिक तारानाथ को बुलाया है, उन्होंने कल आने का वादा किया है। तो रंजीत की मां ने पूछा, उनका पता आपको कहां से मिला? सेठ ने कहा, मैंने कल ओझा से कह दिया था कि आप तांत्रिक तारानाथ को बुला लीजिए, तो बाबा ने कल आने का वादा किया है। शालिनी की मां ने चिंतित होते हुए कहा, भगवान इस आफत से छुटकारा दिलाएं। फिर शालिनी के पिताजी ने कहा, पता नहीं बाबा कब तक आए, मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। तो सेठ बोले, अरे आप चिंता ना करें समधी जी, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी उस जिन्नात से मुक्ति मिल जाएगी। आज दीपावली का दिन है, पूरे शहर में पटाखे जलाए जा रहे हैं। शहर दुल्हन की तरह सज रहा है। दुकानों पर भीड़ मची हुई है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पर सेठ के घर में कोई भी त्योहार की रौनक नहीं है। सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई है। आज क्या घटना होती है ये किसी को नहीं पता। आज तो किसी ने खाना भी नहीं खाया है। सभी व्याकुल और डरे हुए हैं। ऐसी हालत में खाना कौन खाए? जैसे तैसे दोपहर हो गया, अभी तक कोई घटना नहीं हुई थी। सभी लोग शालिनी के कमरे में शालिनी के पास बैठे हुए हैं और तांत्रिक तारानाथ की राह देख रहे हैं। घर में जरा सा भी शोर होता तो सभी के दिल धड़क उठते। रंजीत जाकर देखता और कुछ न मिलने पर वापस कमरे में आ जाता। इस तरह शाम के 5 बज चुके थे। पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था, पर अभी तक तांत्रिक तारानाथ का कहीं अता पता नहीं था। रंजीत उठकर लाइट जलाने बाहर निकल आया। अचानक सेठ के दरवाजे पर बाजा बजने की आवाज सुनाई दी, मानो द्वार पर कोई बैंड बाजा बजा रहा है। शालिनी को छोड़कर सभी लोग कमरे से बाहर निकल आए। शालिनी कमरे में ही थी तो सेठ ने किवाड़ बंद करके ताला लगा दिया और दरवाजे की ओर भागे। अचानक उनका पूरा मकान रोशनी में चमक उठा और सैकड़ों व्यक्तियों जैसा शोरगुल होने लगा, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। जैसे ही मेन दरवाजा खुला और जैसे सैकड़ों लोगों ने मकान में प्रवेश किया हो, चलने और दौड़ने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। बारात का बाजार भी मकान के अंदर बजने लगा था। मेन द्वार का दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था। अचानक लाइट चली गई और मकान में अंधेरा छा गया। फिर जल्द ही हल्की हल्की रोशनी न जाने कहां से आकर फैलने लगी। चौक में सैकड़ों नरमूंदे दिखाई पड़ने लगे। विभिन्न प्रकार की डरावनी आकृतियां, जिनके हाथ में हड्डियों के टुकड़े, मांस और खाने पीने की वस्तुएं थीं। कोई प्याला भरकर खून पी रहा था, कोई मांस खा रहा था। बड़ा ही डरावना दृश्य था। घर की महिलाएं डर से बेहोश हो गईं। शालिनी के पिताजी भी बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए थे। अकेले सेठ जी होश में थे, पर वह भी डर से थर-थर कांपते हुए एक कोने में खड़े हुए थे। और रंजीत का कहीं अता पता नहीं था, वह कहां है। तभी वहां एक आकृति प्रकट हुई जिसने दूल्हे का लिबास पहन रखा था और उसके हाथों में वरमाला थी। अचानक शालिनी के कमरे का ताला अपने आप खुलकर जमीन पर गिर पड़ा और 16 श्रृंगार करके शालिनी बाहर निकल आई। वह भी दुल्हन के वेश में थी और उसके हाथों में भी वरमाला थी। वह धीरे धीरे दूल्हे की तरफ बढ़ने लगी। दूल्हे के रूप में जिनने भयंकर हंसी से पूरे वातावरण को डरावना बना दिया और शेठ से बोला, देख तेरी आंखों के आगे शालिनी वरमाला डालेगी, अगर रोक सकता है तो रोक ले, आज के बाद वह मेरी पत्नी होगी। सेठ ने कुछ नहीं कहा। शालिनी धीरे धीरे चलती हुई जिन्नात की तरफ बढ़ी और जिन्नात के सामने पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई माला जिन्नात के गले में डालनी चाहिए।
तभी मुख्य द्वार का दरवाजा खुला और एक आवाज गूंजी, वहीं पर रुक जाओ। सेठ ने भी उधर देखा तो एक भव्य सन्यासी सामने खड़ा था। ये तांत्रिक तारानाथ थे। उनकी आवाज सुनते ही शालिनी ने अपने हाथ नीचे कर लिए। बाबा ने कहा, मुख्य द्वार बंद करके ताला लगा दो। सेठ ने तुरंत ही आदेश का पालन किया। बाबा ने अपने हाथ में पकड़ा चक्रदंड घुमाया और कोई मंत्र पढ़ा। सभी उपस्थित भूत जिन्नातों में भगदड़ मच गई। सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। फिर बाबा ने आदेश दिया, जाओ एक बोतल लेकर आओ। सेठ ने अंदर से एक खाली बोतल लेकर बाबा को दे दी। बाबा ने बोतल का ढक्कन खोलकर कोई मंत्र पढ़ा। तभी दूल्हा बने जिन्नात की आकृति लुप्त हो गई और एक पतली सी रोशनी प्रकट हुई जो धीरे धीरे बोतल के अंदर समा गई। फिर तांत्रिक तारानाथ ने हंसकर कहा, मैं बारात में शामिल होने वाले भूत और जिन्नातों से कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें दावत खाने का लालच यहां लेकर आया। खैर, आगे के लिए खबरदार करता हूं कि कोई भी भूत या जिन्न अगर इस शहर के आसपास भी दिखाई दिया तो यह दुर्दशा होगी। उन्होंने बोतल में बंद जिन्नात को दिखाया, अब भागो यहां से। सेठ ने दरवाजा खोला तो सैकड़ों भूत जिन्न एक दूसरे पर गिरते पड़ते बाहर की ओर भागे। अचानक माहौल बदल गया। घर के सभी लोग होश में आ गए और आश्चर्यचकित होकर बाबा की ओर देखने लगे। यह तांत्रिक तारानाथ थे। इनकी कृपा से ही हम संकट से मुक्त हो गए हैं। सेठ ने अपने परिवार से बाबा का परिचय कराया। सभी ने आकर बाबा के पैर छुए। बाबा ने कहना शुरू किया, यह जिन्न बड़ा शक्तिशाली था। वह तो मैं समय पर आ गया, वरना अनर्थ हो जाता। पर अब किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मैंने इस जिन्नात को बोतल में बंद कर लिया है और इसे लेकर महाकाल की सेवा में उपस्थित करूंगा। इसके बाद सेठ ने बाबा से अपने यहां रुकने का अनुग्रह किया, पर बाबा ने इसे स्वीकार नहीं किया। सेठ ने तांत्रिक तारानाथ को दक्षिणा देना चाहा, लेकिन तांत्रिक तारानाथ ने उसे भी मना कर दिया और चेहरे पर एक मुस्कान लेकर वापस चले गए। शालिनी की मां ने कहा, रंजीत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हां, रंजीत कहां है? यह कहकर वह उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल आई। सभी लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। रंजीत बाहर के बरामदे में छत में लगी कुंडी में बेहोशी अवस्था में उल्टा लटका हुआ था। रस्सी के स्थान पर उसके हाथ पीछे कर गांठ लगा हुई थी। आनन फानन में सीढ़ी लगाकर रंजीत को नीचे उतारा गया। उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही थीं। रंजीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां वह हफ्ते भर में ठीक हो गया, पर वह हाथ से अपाहिज हो गया। बाद में रंजीत की नगर पालिका में बड़े बाबू की नौकरी लग गई। उसके शालिनी से 2 बच्चे भी हैं और वह सभी अब अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।